हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, वंस अगेन आपका स्वागत है इस बेहतरीन से चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि यार आपके लिए हर एक चीज हम प्रोवाइड कर सके। 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, साइंस स्ट्रीम के बच्चे, अगर आपको मैं बात बताऊं, आपके लिए हमने एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट जरूर से कर लेना। उस स्ट्रैटेजी वीडियो में हमने पूरी प्लानिंग की बात की कि किस प्रकार आप अपना जो सेकंड यूनिट टेस्ट जो एग्जाम होगा, जो मिड टर्म एग्जाम्स के बाद हो रहा होगा, दिवाली वैकेशंस के बाद हो रहा होगा, उसको आप दे सकते हो, कैसे आप स्टडी कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी चारों के लिए हमने उसमें बताया हुआ है। साथ ही में फाइनल्स के लिए कितने दिन बचे हुए हैं उसके हिसाब से कैसा आप प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारी ऐसी काम की चीजें उस वीडियो में आपको मिलेगी। तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना, जो कि आपका डिमांड था। अब सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, देखो दोस्तों, फिजिक्स के लिए कंटिन्यूस वीडियोस आ रहा है 11th स्टैंडर्ड के लिए। केमिस्ट्री के लिए मैं खुद बना रहा हूं, डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियोस आ रहा है और स्पीड और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यार आप लोग का जो डिमांड आ रहा है कि सर ये चैप्टर भी चाहिए, ये चैप्टर भी चाहिए, क्योंकि हर एक के कॉलेज अलग अलग है। किसी कॉलेज में कुछ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो किसी कॉलेज में कुछ चैप्टर। इसके लिए बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे हैं। देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि साइमल्टेनियसली जितना हो सके एक एक चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होगा, जो अगला चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। बायो के वीडियोस आ रहे हैं, मैथ्स के वीडियोस आ रहे हैं, और आज का जो वीडियो है वो अगेन मैथ्स 1 का ही वीडियो होने वाला है, जो कि मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं। चैप्टर डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस हमारा चल रहा था। बहुत जल्दी आज और एक और लेक्चर लग सकता है, मे बी 1 या 2 लेक्चर और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर होगा उसको भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। मैथ्स 2 के भी ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि नौशाद सर ने पढ़ाया हुआ है। आप देखो जाके, बेहतरीन तरीके से आपको समझेगा। तो आज का जो चैप्टर है, जो कि है हमारा मैट्रिसेस वाला, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, इसका लेक्चर नंबर 4 है। मतलब इसके पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी हमने बना दिए हैं। जरूर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो कि यार पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या क्या अपडेट्स हैं। ये सबसे पहले हम यहीं पे डाल देते हैं, टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। हमारा एप्लीकेशन है खुद का, जो कि हमने बहुत मेहनत करके और बहुत ही कॉस्टिंग से बनाया है। उसमें आपके लिए कोर्सेस जो है वो अभी बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, जो कि आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे कुछ टाइम के अंदर। तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप रख सकते हो। आज प्रैक्टिस सेट 4.4 हमें देखना है। तो उसके पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जो समझना पड़ेगा वो मैट्रिसेस क्या होता है, क्योंकि इसके पहले जितने भी 3 लेक्चर्स बने वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? डिटरमिनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि ये चैप्टर डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस है। अब डिटरमिनेंट्स तो हमने समझ लिया, लेकिन मैट्रिसेस क्या होता है? देखो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। डिटरमिनेंट्स के लिए हम लोग यूजुअली ऐसा यूज करते थे, ये आपका डिटरमिनेंट्स था जिसमें आप वैल्यू लिखते थे 1 2 3 4, ऐसा 2/2 के लिए लिखते थे। मैट्रिसेस के लिए फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और कुछ फर्क नहीं है। तो मैट्रिसेस क्या है? अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स, मतलब कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, m into n नंबर, मतलब 2/2 मैट्रिक्स हो सकता है, 3/2 मैट्रिक्स हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, ठीक है। तो m into n नंबर्स इन रोज एंड कॉलम, मतलब m रोज हो सकता है, m नंबर ऑफ रोज, कितने भी रोज हो सकते हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो हो सकते हैं मैक्सिमम। और वैसे ही n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो यहाँ पे अगर देखो, ये एग्जांपल है, तो ये आपका पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं और वर्टिकल सीधे सीधे वाले कॉलम्स होते हैं। तो ऑर्डर जो होता है वो m/n होता है, यानी m × n। तो 2/2 हो सकता है, जैसे ये देखो, ये 2/2 है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2/2 मैट्रिक्स। और ये 3/3 हुआ, 3 रो है, देखो R1 R2 R3, मतलब 3 रो हो गए और 3 कॉलम्स भी हो गए। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? 3/3 मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से आपको चीजें जो है वो आपको बाय हार्ट करके चलनी है, याद करके चलनी है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये चीज बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा कि व्हाट डू मीन बाय मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के कई सारे प्रकार होते हैं, एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोग का इधर ध्यान दो, आप उधर छोड़ दो, अब इधर ध्यान दो, समझ लो कि एक मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। हमको क्या समझना है? रो मैट्रिक्स। अब रो नाम से क्या पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा इसमें? रो होगा। तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें सिर्फ रो है, कॉलम है ही नहीं, मतलब एग्जांपल के तौर पे 1 2 3, अब ये क्या हो गया? ये एक सिर्फ रो है, इसमें कॉलम दिख रहा है आपको, कॉलम मतलब ये कॉलम होता है, लेकिन कॉलम्स आपको दिख ही नहीं रही है, सिर्फ रो दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रो मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल बहुत रफली बता रहा हूं, क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछता है कि एक्सप्लेन द रो मैट्रिक्स। अब देखो, मैथमेटिक्स है तो एग्जांपल ज्यादा पूछेगा, थियोरेटिकल ना के बराबर ही पूछता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, बाकी चीजें जो है वो अभी भी बताने वाला, जितने भी थियोरेटिकल टर्म्स है, इसको समझ लोगे तो एग्जांपल्स एक्सरसाइज के सॉल्व करने ईजी हो जाएंगे। तो रो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। वैसे कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? जैसे ये रो में है, वैसे कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? अगर ये ऐसा दिया होता 1 2 3, तो ये क्या है? कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा? एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
बस एग्जांपल्स में यहां पे लिख रहा हूं, मतलब जो भी है वो आपको समझना पड़ेगा। तो रो मैट्रिक्स समझ में आ गया, कॉलम मैट्रिक्स, फिर जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। जीरो या फिर नल मैट्रिक्स क्या होता है? मान लो कि आपका जो मैट्रिक्स है वो पूरा का पूरा जीरो है या फिर पूरा का पूरा खाली दिया हुआ है, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे जीरो है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपके लिए? एक तरीके से जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा या फिर नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें दो रो है, 1 2 रो हो गया, ये 3 4 रो हो गया, और कॉलम भी दो है, 1 3 और 2 4, तो दो रो दो कॉलम, यानी कि एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। वही अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 लिखा हुआ है, तो यहां पे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये क्या है? 3 बाई 3 मैट्रिक्स है। तो कभी भी अगर ऐसा आता है तो समझ जाना कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये 2 बाई 2 आ गया तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या? नाम से पता चलना चाहिए, डायगोनल। तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि अगर डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स है वो सब अगर जीरो है, ठीक है, समझ में आ रहा है? डायगोनल को छोड़ दिया जाए, ये डायगोनल बन रहा है, डायगोनल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी है नंबर्स वो सब जीरो अगर रहेंगे 3 बाई 3 मैट्रिक्स में। 2 बाई 2 के केस में क्या हो जाएगा? 2 बाई 2 के केस में हो जाएगा, समझ लो यहां पे जीरो होंगे, यहां पे जीरो होंगे। तो अगर कुछ ऐसा केस आ रहा है कि डायगोनल को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने नंबर से वो अगर जीरो है, तो उस केस को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, याद रखना। डायगोनल को कैसे याद रखोगे? कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? जब डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ये सब चीजें आपको बस याद रखनी है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ठीक है, ये स्केलर जो मैट्रिक्स होता है ये भी एक बहुत ही अलग टाइप का मैट्रिक्स है, जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्तों, ठीक है, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है उससे उसका रिलेशन क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो बेसिक तौर पे जैसे हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया कि डायगोनल मैट्रिक्स जो था वो आपका क्या था कि भाई डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने हैं वो डायगोनल, मतलब जीरो है तो डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर डायगोनल में ही जितने एलिमेंट्स है वो सेम है, 1 1 1 है, 2 2 2 है, 3 3 3 है, बाकी सब जीरो है, तो पहली बात तो अगर आप देखोगे कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के होने के कारण भी यहां पे अगर आप डायगोनल में देखोगे तो हर एक मैट्रिक्स सेम है। तो अगर ऐसा होता है कि भैया वो डायगोनल भी है और उसमें सभी एलिमेंट सेम है डायगोनल में, तो समझ जाना कि वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। तो वी कैन से दैट डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी अ स्केलर मैट्रिक्स। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स बन सकता है, ऑब्वियसली। ये हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लियर कट बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहां गया भाई? यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले, नहीं तो आप बोलोगे ये जो मैं भी चीज बता रहा हूं इसके एग्जांपल जो लिख रहा हूं आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर दे। मैं रफली बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता तो होना चाहिए ना। तो जब आप अपना नोट्स बना रहे होंगे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे, आप मेरे से पढ़ रहे हो अगर या फिर किसी से भी पढ़ रहे हो, तो आपको नोट्स बना के चलना है अपना, ठीक है ना। हम लोग बहुत सारी चीजें रफली बताते हैं टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि यार हमारा भी यही मकसद होता है ना कि हम कम समय में आपको दे। आप भी अपना इंटरनेट पे बैठे हो तो हम भी यही चाहेंगे कि यार कम से कम समय में आपको कंटेंट दे, और इसीलिए हमारा तरीका यही है पढ़ाने का कि हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस भी बनते हैं तो यार 50 मिनट 1 घंटे से ऊपर नहीं जाते हैं। हम 4 5 घंटा नहीं पढ़ाते हैं। मुझे भी पता है यार कि कोई बच्चा ऑनलाइन उतना देखेगा तो यार बोर हो जाएगा। हम भी पढ़ चुके हैं वो सब चीजें, भले ही ऑनलाइन ज्यादा नहीं पढ़ा हमारे जमाने में, मतलब जमाना तो नहीं बोलूंगा, जमाना तो अभी भी वही चल रहा है, लेकिन जब हम 10th 12th में हुआ करते थे, मतलब 2013 की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पे इंटरनेट से हम पढ़ाई नहीं करते थे, हम ऑफलाइन से ही पढ़ते थे। और मुझे भी लगता है आप लोग कहीं ना कहीं ऑफलाइन जाते होंगे, तो ऑफलाइन से पढ़ना और ऑनलाइन से पढ़ना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ऑफलाइन में आप 3 घंटा 4 घंटा सर्वाइव कर सकते हो, बिकॉज आपके आसपास लोग हैं, आपको सामने सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन ऑनलाइन में आप स्क्रीन पे 4 घंटा अगर बिता रहे हो, एक मोबाइल स्क्रीन या फिर लैपटॉप स्क्रीन में, तो बहुत ज्यादा मेंटल इफेक्ट हो सकता है। तो 2 to 3 आवर्स 4 आवर्स इज वेरी मच इनफ टू लर्न ऑनलाइन। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप समझ के चलो, या आप बहुत समझदार नहीं तो बाद में इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। मैं खुद एक यूट्यूबर हूं, मैं खुद एक टीचर हूं, एडुकेटर हूं, लेकिन फिर भी ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे मतलब लोग होंगे जो आपको बोलेंगे ऑनलाइन कंज्यूम ज्यादा करो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ऑनलाइन कंज्यूम करो, लेकिन जितना नीड है, जितना फास्ट कर सकते हो उतना करो। जैसे आप हमारे वीडियोस अगर देख रहे हो तो इसका आप स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25 की स्पीड से आप देख सकते हो, 1.5 की स्पीड से देख सकते हो। 1.5 थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है कि मेरे वर्ड टू वर्ड्स क्या है, तो आप 1.5 तक की स्पीड्स
पे देख सकते हो। ठीक है, ओके। अब चलो एग्जांपल लिखते जाना, ये जो मैं रफली बता रहा हूं, अब मैं आपको बता नहीं रहा हूं ना कौन सा किसका एग्जांपल है। ठीक है, तो जब भी वो टॉपिक पढ़ रहा हूं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि भाई स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल मैंने यहां लिखा कि भैया डायगोनल्स में सभी एलिमेंट्स सेम है, बाकी सब जीरो है, तो वो अपना स्केलर मैट्रिक्स है। तो आप ऐसा हेडिंग डालोगे अपने नोटबुक में, स्केलर मैट्रिक्स, और एग्जांपल ऐसा लिखोगे और अपने स्टेटमेंट में लिखोगे। अगर हिंदी में लिख दो, क्योंकि आपको समझ में आने से मतलब है, बाकी अगर समझ में आ गया तो आप इंग्लिश में तो लिख ही सकते हो बना के उसको। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर भाई डायगोनल में सब एलिमेंट सेम है, बाकी सब जीरो है, तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो वैसा आप नोट्स में लिखते जाओ। वीडियो जब पढ़ रहे हो तो पॉज करो, लिखो, फिर वीडियो प्ले करो, फिर ये सब देखो। ये तरीका बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। ये सब चीज जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं। ठीक है, आपके ऊपर है। चलो स्केलर हो गया। अगला क्या है, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है, अगर 2x2 की बात करूं, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है। तो अगर इस प्रकार से आपको 2x2 देखने मिल जा रहा है, और अगर इस प्रकार से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगर आपको ऐसा देखने मिल जा रहा है, तो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब इसमें अगर आपको देखने मिलेगा कि डायगोनल में 1 है एंड बाकी सब 0 है, तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको आइडेंटिटी बोल रहा हूं। यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी भी बोलते हैं, लेकिन खासकर इसको यूनिट वर्ड से डिनोट किया जाता है। मतलब उस पूरे मैट्रिक्स का वैल्यू 1 है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सेम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। खासकर 3x3 यूज हो गए, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल में 1, इसमें भी डायगोनल में 1 1 0 0 1। तो समझ में आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला है अपर ट्रायंगुलर। ये बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक मतलब इजी है, लेकिन याद रखने के लिए आपको कुछ चीजें फोकस करनी पड़ेगी। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, दोनों साथ में बता देता हूं। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपके पास मैट्रिक्स है, देखो यहां पे, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए। आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स होगा, 3x3। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है कि अगर आपके नीचे के, ठीक है, ठीक है, हाँ इस प्रकार से, सॉरी, नीचे के ये ऐसे ट्रायंगल शेप में 0 बन रहे हैं और बाकी सब कोई नंबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो यहां पे क्या देखने मिल रहा है आपको कि ये पूरे मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स है। ये पूरे मैट्रिक्स के अंदर नीचे के इस प्रकार से ये ट्रायंगल के शेप में बन रहे हैं। ये बाकी क्या है, ये 3 0 है। तो ये नीचे ट्रायंगल बना 0 का, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, अपर ट्रायंगुलर कहेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये तरीका है याद रखने का कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें ट्रायंगल नीचे बन रहा होगा इस तरफ। और वही चीज अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ध्यान देना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से तो होगा क्या, लोअर ट्रायंगुलर में यहां पे इस प्रकार इस तरफ 0 बनेगा। मतलब यहां पे सेकेंड, थर्ड और ये इसका 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे ये ट्रायंगल कहां बन रहा है, 0 का ट्रायंगल कहां बन रहा है, ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो ऊपर बन रहा है, इसके लिए ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रहेगा ये चीज। अपर ट्रायंगुलर में 0 का ट्रायंगल नीचे बनता है, अपर में नीचे बनता है, लोअर में ऊपर बनता है। याद रहेगा ये चीज, आपको समझ में आ गया तो यार दुनिया जीत लोगे, मतलब मैथ्स में तो जीत ही लोगे यार। ये बहुत इजी चीजें होती है, लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, अपर का अपर ही बना के आ जाते हैं। बहुत सारे नाम से कंफ्यूज होते हैं ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या फिर आप इस तरीके से सोच सकते हो कि यार ऊपर की तरफ ये ट्रायंगल नंबर्स के बन रहे हैं, ऐसा भी सोच सकते हो। लेकिन एक कोई फंडा याद रखना, दोनों मिक्स करके मत चलो। एक ही फंडा याद रखो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रायंगल नीचे बनते हैं, ठीक है, डायगोनल के इस तरफ वाले जो एलिमेंट्स है वो सब 0 होते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर की तरफ वाले सब 0 होते हैं। तो अपर में डायगोनल के नीचे वाले 0, लोअर में डायगोनल के ऊपर वाले 0। तो अपर में लोअर, लोअर में अपर 0 होते हैं, ये याद रखना। तो इसको बोलते हैं अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, देखो ये ऑलरेडी मैं लिख के रहा हूं ताकि आप लोग को याद दिला सकूं और प्रॉपर तरीके से बता सकूं। ये होता है आपका सिमेट्रिक, ये होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब समझो, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या फर्क होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या होता है ना, aij इज इक्वल टू aji, मतलब जो भी नंबर होगा यहां पे, ठीक है, तो आपने देखा इधर पे अगर आप देखोगे तो ये h है, इधर भी h है, ये g है, यहां पे भी g है, और यहां पे f है, यहां पे c है, f है। तो यहां पे होता क्या है कि अगर मान लो कोई नंबर है 1 2 3, ठीक है, तो ये जो h वाला नंबर है वो सेम यहां पे भी रहेगा। हो सकता है यहां पे जो नंबर है वो अलग हो जाए आपका, लेट्स सपोज 4 है, यहां पे 5 है, ठीक है। अब ये जो 3 नंबर था, मतलब g जो है वो यहां पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है, यहां पे जो 5 था ये यहां पे 5 आ जाएगा, और यहां पे जो नंबर होगा वो अलग हो सकता है, लेट्स सपोज यहां नंबर होगा 6। तो डायगोनल अलग अलग एलिमेंट्स है, देखो डायगोनल अलग अलग एलिमेंट्स है, कोई भी नंबर हो सकता है, मैं ऐसा मतलब मैं तो अपने मन से नंबर लिख रहा हूं, वैसे कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये डायगोनल में नंबर अलग अलग है। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे, डायगोनल को अगर मैं छोड़ दूं, ये डायगोनल को अगर आप छोड़ दोगे, देखो ध्यान से,
डायगोनल को अगर आप छोड़ दोगे तो ये नंबर एंड ये नंबर सेम, ये नंबर एंड ये नंबर सेम, समझ में आ रहा है? ये दोनों सेम, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, तो इसको बोलते हैं स्क्यू इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें ए आई जे जो होता है वो ए जे आई के बराबर होता है। देखो ए आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर होता है, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपको करना है। तो डायगोनल को छोड़ के बाकी सेकंड वाला इसके फर्स्ट के बराबर, इसका थर्ड वाला इसके फर्स्ट के बराबर, मतलब आपका देखो ये आपका क्या है ए, ये क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, ये A13, और ये जो है ये क्या है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब A31 है। तो A13 इज इक्वल टू A31 आ रहा है, मतलब AIJ इज इक्वल टू AJI आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको डिटरमाइन भी कर सकते हो और प्रूफ भी कर सकते हो। क्यू सिमेट्रिक में फर्क सिर्फ इतना है, जो नंबर थे आपके, जो नंबर थे, देखो यहां पे ध्यान से बताता हूं, जो नंबर थे, अब यहां पे यही सेम लिखता हूं मैं, दैट इज 1 2 3 2 4 5 एंड 3 5 6, यही नंबर लिखा, बस फर्क कितना रहेगा, जैसे मैंने बोला कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, डायगोनल को छोड़ के ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर सेम रहेंगे, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में एक नंबर माइनस रहेगा। तो ये डायगोनल तो है, उसको छोड़ के ये नंबर अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, ये नंबर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, ये नंबर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा। इस प्रकार से समझ में आ रहा है? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को यह चीज बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। क्लियर? समझ में आ गया? एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ चलो जाने दो। समझ में आ गया? तो चलिए अब शुरुआत करेंगे हमारे किसकी, हमारे जो कि है एक्सरसाइज 4.4 की। जब जितने भी टाइप के मोस्टली हम लोग के मैट्रिक्स थे ये हमने आपको बता दिए हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर, ये सब हो गया, ये सब आपको क्लियर कट हमने समझा दिया। ओके, अब यहां पे असली खेल शुरू हो रहा है। ठीक है, क्या है असली खेल? कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल 3/2 का मैट्रिक्स होगा। 3 रो, पहला रो होता है फिर कॉलम होता है, तो 3 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, मतलब ऐसे आपको एक दिए रहेंगे, इसका एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये एलिमेंट्स आपको दिए हुए, करेक्ट है, क्वेश्चन चेक कर लेंगे। हाँ बराबर ऐसे ही दिए हुए हैं, एक सेकेंड, बराबर हाँ ऐसे ही है। तो ये आपको एलिमेंट्स दिए हुए और इस एलिमेंट को सॉल्व करके आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आपको तैयार करना है। कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो आपको पता है कि आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है ए इज इक्वल टू ए आई जे, जो कि एक 3/2 मैट्रिक्स होगा। करेक्ट है कि नहीं? क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक 3/2 मैट्रिक्स है। अब 3/2 मैट्रिक्स कैसे बनता है आपको पता ही है। 3/2 मैट्रिक्स कैसे बनता है? 3/2 मतलब 3 रो रहेंगे और 2 कॉलम रहेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट हम लोग स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं, आपको पता ही है एलिमेंट्स को, ए आई जे। ठीक है, ए आई जे होता है ना हमारा एलिमेंट्स। तो पहले पे क्या रहेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रहेगा। सेकंड में क्या रहेगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बराबर। फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये हो गया एक क्या, 3 रो वाला और 2 कॉलम वाला, मतलब एक 3/2 मैट्रिक्स हो गया। ये हो गया ना एक 3/2 मैट्रिक्स। अब इसमें हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का वैल्यू हम लोग को निकालना है और इसमें बस डाल देना है, आपका मैट्रिक्स तैयार। कैसे करते हैं वो वैल्यू कैसे निकालोगे, एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए आई जे, मतलब A11 का वैल्यू निकालेंगे। तो A11 का वैल्यू कैसे निकालोगे? फॉर्मूला हमको दिया हुआ है जो कि आपको क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि ए आई जे का वैल्यू है I माइनस जे। मैं एक बार लिखता हूं इसको, I माइनस जे द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई। अब देखो यहां पे मेरे लिए ए आई जे मतलब ये 1 और ये 1, मतलब I मेरे लिए 1 हो गया और J मेरे लिए 1 हो गया। ए आई जे का मतलब वही होता है। तो यहां पे I के जगह पे 1 डालूंगा, J के जगह पे भी 1 डालूंगा, बराबर। ए आई जे मतलब 1 1 दिया हुआ है ना, तो 1 1 डाल दिया, स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई। आई का वैल्यू क्या है? अगेन आई जे मतलब I1 है मेरा। सॉल्व अगर मैं करता हूं 1 माइनस 1 दी होल स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, तो 0 अपॉन 4 एंड दैट इज नथिंग बट 0, मतलब मेरा A11 का वैल्यू आ गया 0। A11 का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। यहां पे एक पार्टीशन कर रहा हूं पहले से ही। ठीक है, अब मैं निकालूंगा A12 का वैल्यू फटाफट से। A12 का वैल्यू बराबर, A12 का वैल्यू। तो अगेन फॉर्मूला बार बार आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लिख लो I माइनस जे दी होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई। तो आई कितना यहां पे 1 है और जे 2 है। ठीक है, तो 1 माइनस 2 दी होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1 बराबर। आई मेरा 1 ही है ना, ए आई जे होता है, तो आई 1 है जे 2 है। ठीक है, 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन 4, यानी माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो A12 का वैल्यू 1/4, A12 की जगह पे हम लोग 1/4 लिखेंगे। चलो बाकी के वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है? A21 निकालो।
A21 का वैल्यू कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है? आई माइनस जे, तो आई मेरे लिए 2 है, माइनस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई, आई कितना है 2, सॉल्व करो 2 माइनस 1 दी होल स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2 इज 3, ये हो जाएगा 1/3, मतलब A21 का वैल्यू 1/3 आ गया। वैसे ही चौथा क्या है मेरे लिए? A22 निकालो फटाफट, अब निकालो। आप देखो मैं फॉर्मूला नहीं डालो, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, हमको फॉर्मूला तो पता ही है ना, आई माइनस जे दी होल स्क्वायर, तो आई कितना है यहाँ पे 2 है, जे कितना है अगेन 2 है, 2 माइनस 2 दी होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 यानी 0 का अपॉन 3, यानी कि ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। पांचवा A31, ये A22 निकल गया, अब A31 निकालूंगा, 31 मतलब 5 माइनस, ऊपर क्या है? आई माइनस जे, फॉर्मूला क्या है? आई माइनस जे, आई 3 है मेरा, J1 है, 3 माइनस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3 बराबर, 3 माइनस 1 मतलब होता है 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3 इज 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 इज 2, आपका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट है छठा A32, तो A32 निकालना है, तो इसका भी हो जाएगा आई माइनस जे मतलब 3 माइनस 2 दी होल स्क्वायर बराबर अपॉन 5 माइनस 3, 3 माइनस 2 कितना होता है भाई? 1 होता है, 1 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ये हो जाएगा कितना होता है भाई? 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, तो ये आपका क्या आ गया? एलिमेंट्स आ गए, ये क्या आ गए? आपके एलिमेंट्स तैयार हो गए। ठीक है, चलो अब यहां पे बस आपको कुछ करना नहीं है, यहां पे आपको बस अपना जो वैल्यू है वो फटाफट तौर पे लिखते जाना है। तो चलो हम क्या डालेंगे? पुट ऑल वैल्यू, यहां पे लिखते हैं पुट ऑल वैल्यूज इन, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या कर दिया? जितने भी एलिमेंट्स निकाले उसको उठा के इसमें डाल देंगे, तो हमारा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। मैट्रिक्स क्या है हमारा? A इज इक्वल टू क्या है? पहला A11, तो A11 का वैल्यू निकाला हम लोग को 0, तो पहला 0 आ गया। उसके बाद है A12 का वैल्यू कितना निकाला हमने? 1/4, तो यहां पे आ जाएगा 1/4। ठीक है, अगला उसके नीचे है A21 का वैल्यू क्या निकालना है? 1/3, तो 1/3 हो गया। उसके बाद है A22 का वैल्यू क्या निकालना है हमने? 0, यहां पे आ गया 0। उसके बाद नीचे A31 का वैल्यू क्या निकालना है? 2 निकाला है, और A32 का वैल्यू हमने निकाला है 1/2, और ये बन गया आपका एक 3/2 का मैट्रिक्स जो हमें चाहिए। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था? कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। हम लोग को क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप मैट्रिक्स बनाओ, तो हमने जो फॉर्मूला दिया हुआ था उस फॉर्मूले में वैल्यू 1 1 1 2 1 जो भी है वो डाला, कैलकुलेट किया, और हमने बहुत सारे वैल्यूज यहां पे इस तरीके से निकाल दिए हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कई अनगिनत आपको फॉर्मूले दिए रहेंगे अलग अलग टाइप से, आपको बस वो फॉर्मूले को यूटिलाइज करना है और वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन है यहाँ पे बस, और कुछ हार्ड नहीं है। कैलकुलेशन में थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो मार्क्स कट हो सकते हैं, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से जाएंगे, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, सॉल्व करना है इसको। इसमें बोल रहा है क्लासिफाई द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स का टाइप बताना है। ठीक है, पहला वाला क्या दिया हुआ है? पहला वाला अगर आप देखोगे क्या दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का। इसमें अगर आप देखोगे ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं 0 के, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे बन रहा है तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल का मैट्रिक्स है, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस ये पहचानना है जो हमने आपको सिखाया ना स्टार्टिंग में कि भैया कौन सा टाइप का मैट्रिक्स कैसे पहचानोगे या फिर क्या होता है, वही चीज है। तो आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं उसको बस देख के पहचानना है। यहां पे आप देखो ये सिर्फ क्या है? कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिर्फ एक रो है तो ये क्या बन जाएगा? एक रो मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? रो मैट्रिक्स। यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पे 6 6 डायगोनल में एलिमेंट है और डायगोनल में एलिमेंट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? एक स्केलर मैट्रिक्स। याद है कि नहीं? मैंने आपको बताया था अगर कोई भी 2x2 हो 3x3 हो, अगर डायगोनल एलिमेंट सिर्फ दिया बाकी सब 0 है और डायगोनल में भी सेम है, डायगोनल देखो 6 6 दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये डायगोनल है और डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है 0 का ट्रायंगल बन रहा है, तो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है? एक लोअर ट्रायंगुलर क्या बन रहा है? मैट्रिक्स बन रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। करेक्ट? यहां पे अगर आप देखोगे 0 0 0, जैसे मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था दोस्तों? कि अगर कोई भी पर्टिकुलर ट्रायंगल, ठीक है, अगर मेरा कोई भी पर्टिकुलर ट्रायंगल के मतलब मैट्रिक्स के केस में अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? उसको छोड़ के बाकी सब 0 होने चाहिए। तो इसको छोड़ के बाकी सब 0 है क्या? नहीं है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है, और डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। बच्चों डायरेक्ट लिख के आ जाएंगे सर ये तो स्केलर मैट्रिक्स है, सेम है सब डायगोनल के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको एक चीज और पढ़ाया था यहां पे, अगर आप देखोगे ध्यान से, कहां गया ये वाला? स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ाया था, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ाया था, याद है? अभी अगर आप ध्यान से देखोगे स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? aij इज इक्वल टू माइनस एजेआई। अगर यहां पे आप देखो ध्यान से, कहां गया ये वाला?
ये 4 है, यहां पे -4 है, ये 7 है, यहां पे -7 है, ये -3 और यहां पे 3 है। समझ में आ रहा है कहने का मतलब मेरा? अगर आपने ध्यान दिया तो स्क्यू सिमेट्री का मतलब यही होता है ना भाई। स्क्यू सिमेट्री का मतलब कि हमारा aij इज इक्वल टू -aj होता है। तो यहां पे 4 है तो यहां पे -4 होएगा, ये दोनों सेम होते हैं। अगर सेम होते 4 4 होता तो सिमेट्रिक होता, लेकिन ये 4 -4 है, यहां पे 7 है तो -7 है, यहां पे -3 है तो उसका उल्टा 3 है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, याद रखना इस चीज को। इजी है पहचानना, बहुत इजी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। और बचे हैं क्या? चलो चेक कर लो, और बचे हैं क्या? ये देखो यहां पे ये क्या दिया हुआ है, हाँ ये क्या दिया हुआ है 300050। इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये भी बहुत यूनिक है, ठीक है। ये क्या है? अगर हमने आपको ये चीज पढ़ाया था, कौन सा वाला, यहां पे देखो, ये आपको मैंने पढ़ाया था डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था? आ गया भाई, हाँ। डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ आपको डायगोनल दिख रहा है एलिमेंट और बाकी सब जीरो है, बाकी सब डायगोनल में ही है, बाकी सब जीरो है, तो वो बन जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल में भी अगर सेम रहेंगे तीनों तो वो बनता है स्केलर, लेकिन सेम नहीं, अलग अलग है, तो ये बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में ऐसे, आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा, 1 2 3 दिया रहेगा, जो भी है दिया रहेगा, आपको बस पहचानना है कि भैया कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। यहां पे देखो, इसको कैसे पहचानोगे? अगर आप देखो ध्यान से, ये -15 है, ये भी -15 है, ठीक है। ये 27 है, ये भी 27 है, ये √34 है, ये भी √34 है। मतलब हर aij के aj के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है ना? बहुत इजी है पहचानना। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो यू कैन आइडेंटिफाई एनी टाइप ऑफ एग्जांपल। यही तो मतलब बोलते ताकत होती है कॉन्सेप्ट की। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी टाइप का एग्जांपल आराम से पहचान सकते हो। नेक्स्ट है 100010001। तो ये सिंपल सा बन जाएगा आपका यूनिट मैट्रिक्स। आपको मैंने ये चीज तो पढ़ा है, इसको सबसे इजी होता है पहचानना। यूनिट मैट्रिक्स बोल लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल लो, जो बोलना है बोल लो, बहुत इजी होता है। करेक्ट? क्लियर? समझ में आ गया? तो ऐसे एग्जांपल्स अगर एग्जाम में आएंगे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो साइड हटते हैं और इसको आप नोटबुक में नोट डाउन करके चलो। देखो ये चीज तो मैं मोस्ट प्रोबेबली ऐप पे डालूंगा, जब ये पीडीएफ बन जाएगा पूरे चैप्टर का तो मैं ऐप पे डालूंगा। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप उसके भरोसे रहो, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही में जब आप हमसे पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी से भी पढ़ाई कर रहे हो तो साथ साथ में नोट्स बना के चलो। इससे आपका और मेमोरी शार्प होगा, आपका खुद का एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हाँ, ये चीज शायद मैंने नहीं बताया। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालें, बहुत इजी होता है डिटरमिनेंट निकालना, मैंने आपको सिखाया भी है, स्टार्टिंग के 3 एक्सरसाइज उसके ऊपर ही थे। तो डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा है तो समझ जाना कि वो क्या है? एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो चलो इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे। बहुत ईजी होता है डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है। तो चलो विच आर सिंगुलर और विच आर नॉन सिंगुलर, ठीक है, निकालें। ओके, चलो फटाफट से निकालते हैं। देखो एक और तरीका होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे डिटरमिनेंट निकालना इसके केस में थोड़ा मुश्किल है। हम लोग को पता है कि भाई डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए, एक चीज हम लोग को पता है, लेकिन डिटरमिनेंट निकालने के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट भी तो होना चाहिए। देखो ये एक नंबर दिया हुआ है तो इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं इजी, जो हमारा तरीका है निकालने का। इसके अंदर डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो मेन तरीका होता है दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसका यूज करेंगे। तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम लोग कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इसमें हम लोग रो या फिर कॉलम जो है अपने हिसाब से जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरा ये रो 3 है, रो 3 है, ठीक है। ये मेरा क्या है? रो 3 है। अगर मैं इस रो 3 को रो 2 के साथ प्लस करूं, देखो 2a - p था रो 3 मेरा, उसको मैं अगर रो 3 यानी कि रो 2 को प्लस करूं तो रो 2 प्लस होगा, तो मतलब इसके साथ ये प्लस होगा, तो 2a - p प्लस p हो जाएगा। तो यहां पे ये p कैंसिल हो जाएगा, प्लस p - p, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 2a बचेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। तो अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि मेरा R3 चेंज हो रहा है इस तरीके से कि मेरा R3 + R2 करना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो हमें क्या मिलेगा बताओ? ये ऊपर A B C सेम रहेगा क्योंकि हम लोग R1 चेंज नहीं कर रहे हैं। रो 2 को चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, वो भी नहीं चेंज कर रहे हैं। तो P Q R भी सेम रहेगा, लेकिन मेरा तीसरा रो चेंज हो रहा है। तो ये कैसे चेंज हो रहा है? R3 + R2 करके, मतलब ये प्लस ये, तो ये प्लस ये करूंगा तो PP कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ 2a।
इसको इसके साथ प्लस करूंगा तो माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा सिर्फ 2b, और इसको प्लस करूंगा तो 2c माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2c। ठीक है, क्या बचा यहां पे 2c बचा। करेक्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ओके, अब यहां पे एक और चीज आप कर सकते हो, इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो, जो कि आपको देखने मिल रहा है यहां पे 2 2 2, तो आप लिख सकते हो यहां पे टेकिंग 2 कॉमन आउट फ्रॉम R3, मतलब थर्ड रो से, ये तीसरे रो से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, तो मेरा नया मैट्रिक्स कैसे बनेगा, अभी वापस से नया मैट्रिक्स बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये A B C, ये P Q R, और यहां पे A B C, यहां पे 2 निकल गया तो A बचा, 2 निकल गया तो B बचा, यहां पे 2 निकल गया C बचा। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एक मैट्रिक्स तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, अगर आप देख पा रहे हो। और यहां पे आपने एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो कि हमने आपको बहुत पहले ही पढ़ा रखी है, कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स के अंदर अगर पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तीनों रो में से कोई दो भी अगर सेम हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, जिसका वैल्यू आप बोलोगे तो 0 होता है। अगर हम बात करें तो यहां पे अगर आप इस केस में अगर हम बात करेंगे तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, माफ करना, कि अगर कोई भी हियर, अगर आप लिखोगे यहां पे हियर रो 1 R1, देखो ये R1 और ये नीचे ABC, ऊपर भी ABC नीचे भी AC, तो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, क्या है वो, सेम है, आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो वैल्यू हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, हाँ एक और चीज मैंने लिखा नहीं, 2 कॉमन निकला ना, तो 2 तो रहेगा यहां पे भाई, मैं तो 2 तो लिखा ही नहीं, यहां पे रहेगा इज इक्वल टू 2 तो रहेगा। तो यहां पे इस पूरे मैट्रिक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 2 तो रहेगा और इस पूरे मैट्रिक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो यहां पे हो जाएगा 0। तो अगर 0 आ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स है, हमको पूछा ना सिंगुलर है कि नहीं, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो हमने क्या किया, इन शॉर्ट यहां पे जो हमारा डिटरमिनेंट निकालने का जो तरीका था, हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से निकाला था, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आप बोल सकते हो। तो हमने अगर आपको पहले ही बताया कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब हो सकता है, कि भाई अगर कोई भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसका वैल्यू 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। 0 नहीं आता है, माइनस में आता है, पॉजिटिव में आता है, कोई भी नंबर आता है 0 छोड़ के, तो वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहां पे हमने क्या किया, हमारा डिटरमिनेंट निकाला विद द हेल्प ऑफ द रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हमने थोड़ा चेंजेस किया जिसकी वजह से हमारा ये 0 कर दिया और हमारा आंसर आ गया 0। तो 0 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहां पे देखो, इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा नॉर्मल तरीके से। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। आपको पता है नंबर का डिटरमिनेंट निकालना ईजी होता है। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, ये 3, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 माइनस 4 2 जा 8, ठीक है, बीच में आता है माइनस, ये 5 है यहाँ पे, फिर ये मल्टीप्लाई बाय हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10, बीच में माइनस 4 3 जा 12, करेक्ट। उसके बाद ये 7 पॉजिटिव प्लस 7 ब्रैकेट में माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज माइनस 4, बीच में माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, ठीक है। ये पूरा आपको सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो नॉर्मल मेथड हम लोग ने डिटरमिनेंट में बहुत बार किया हुआ है, ये आपको आता ही है, ठीक है। अगर आप देखो 3 है, 5 माइनस 8 इज माइनस 3, माइनस 5 है, माइनस 10 माइनस 12 इज माइनस 22, ठीक है, प्लस 7 माइनस 4 माइनस 3 इज माइनस 7, बराबर, करेक्ट है, ठीक, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में माइनस 3 इज माइनस 9, माइनस 5 मल्टीप्लाई में माइनस 22 इज प्लस 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 5 जा 10, 1 1 0, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई माइनस 7 इज माइनस 49। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या आ रहा है, माइनस 9 माइनस 49 कितना होता है, ये तो 110 रहेगा ही, माइनस 49 माइनस 9 इज माइनस 58, तो 110 में से 58 माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये बचेगा 42 और 10 52 बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 52। तो ऑब्वियसली आपका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम लोग लास्ट में एक स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये क्या है, सिंगुलर नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 नहीं आया। इसके केस में 0 आया, भले हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन करके किया, लेकिन डिटरमिनेंट निकाला ना भाई, तो डिटरमिनेंट निकाला 0 आ गया, तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका हमने सॉल्व किया डिटरमिनेंट से, तो भैया 0 नहीं आया, ये 52 आया, तो जो कि नॉन 0 है, तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ गया, तो इसको भी आप देख सकते हो फटाफट तरीके से। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे और हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्या करना है हम लोग को, क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों, फटाफट सॉल्व करना है हम लोग को, आगे बढ़ते रहना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फाइंड के इफ मैट्रिक्स आर सिंगुलर नॉट सिमिलर, सिमिलर पढ़ रहा था मैं,
अब ये तो पता चल गया सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि भैया डिटरमिनेंट 0 आया मतलब सिंगुलर है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। भाई क्लियर कट बोल रखा है यार, ये 1 मिनट रुक जाओ, वायर थोड़ा फंस रहा है मेरे इसमें, 1 सेकेंड। अब ठीक है, ठीक है। हाँ अब देखो हम लोग को क्लियरली बोल रहे हैं कि भैया सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है, वो बोला हुआ है। अब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे और के का वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ईजी है, कैसे निकालोगे? क्लियरली क्या बोल रखा है, दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसको हमने लेट करके ए मान लिया, ऐसा मान लो लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, चलो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। क्या कैसे निकलेगा डिटरमिनेंट भाई, 7 मल्टीप्लाई बाय के हो जाएगा, 7 के बीच में होता है माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 यानी कि -6 इज इक्वल टू 0। 2/2 सॉल्व करना बहुत इजी होता है। तो 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 7k इज इक्वल टू -6, देयरफॉर k इज इक्वल टू -6/7। आपका आंसर आ गया k का वैल्यू -6/7। ठीक है, क्लियर, बहुत इजी है। तो -6/7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, 3/3 मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। देखो हम लोग को भी अगेन बोल रहा है कि भाई हम मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ऐसा बोल रखा है आप लोग को क्वेश्चन में। और सिंगुलर है इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 रहेगा। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। देखो इसमें हम लोग नॉर्मली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय 1 इज के, बीच में माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 9, फिर माइनस होता है 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10, फिर प्लस आता है, ये 1 दिया हुआ है तीसरा वाला, और 7 मल्टीप्लाई बाय 9 63, माइनस के मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10k, एंड ये पूरा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं। 4 है बाहर, के माइनस 9, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4k हो जाएगा, माइनस 4 9 36। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई, ये इसको ऐसा कर सकता हूं मैं, इसको -3 बाहर छोड़ता हूं। ठीक है, बाहर छोड़ा, 7 माइनस 10 इज -3, प्लस 1 63 माइनस 10 के, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 63, बीच में माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 के इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और चीज होगा यहाँ पे, 4k माइनस 36 -3 -3 प्लस 9 हो जाएगा, 3 3 9 होता है, प्लस 63 माइनस 10k इज इक्वल टू 0। अब जितने के वाले हैं इसको साथ में लाता हूं मैं। देखो ये -10k, ये प्लस 4k, कितना हो जाएगा, -6k हो जाएगा। ठीक है, ये -10k और 4k कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 इज 6, बड़े का साइन -6k आ गया। अब ये 3 नंबर है, 63 प्लस 9 कितना होता है, 72 माइनस 36 कर लो, 72 माइनस 36, 12 में से 6 गया 6, 1 कैरी, मतलब 1 यहां कैरी हो गया, 6 में से 3 गया 3, 36 बचेगा। करेक्ट है ऑब्वियसली, 36 का डबल होता है 72, मतलब आ गया आपका वैल्यू यहाँ पे कौन सा, पॉजिटिव वाला, 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 36 को उधर भेज दो, तो -6k इज इक्वल टू -36, ये माइनस कैंसल। करेक्ट है, क्या बच रहा है, 6k इज इक्वल टू 36, देयरफॉर 6k इज इक्वल टू 36 है, देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 36 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, देयरफॉर आपका k का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। लेट मी क्रॉस चेक कि क्या आंसर हमारा परफेक्ट आया। तो हम लोग अगर क्रॉस चेक करेंगे तो हमारा एक k का जो वैल्यू आया है परफेक्ट आया है, जो कि है 6। तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन अगर आपको दिया रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आता है क्वेश्चन ऐसे k वाले क्वेश्चन आते हैं, तो क्लियरली बोल रखा था मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो भैया डाल दिया डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 और उसके हिसाब से कैलकुलेट किया, आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको कोई भी एग्जांपल्स दिए रहेंगे तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो फटाफट से। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड a रेस टू t। अब ये है क्या, देखो यहां पे मैं आपको जब मैट्रिक्स समझा रहा था तो उसमें शायद एक और चीज मैंने मिस किया बताना, जो कि था दोस्तों ये वाला ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं यहाँ पे, जो मैंने नहीं बताया या फिर छूट गया होगा, कोई बात नहीं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, रो कॉलम बन जाता है, ठीक है, और कॉलम जो है वो रो बन जाता है, रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो, मतलब इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है, ये क्या है, आपका एक मैट्रिक्स है। अब इसका हम लोग को अगर ट्रांसपोज निकालना है, जिसको हम लोग a रेस टू t लिखते हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, a रेस टू t, मतलब a ट्रांसपोज, a t का मतलब a रेस टू t मतलब a ट्रांसपोज। अगर मुझे इसका a ट्रांसपोज निकालना है तो जो रो है वो कॉलम में लिख दो, बस 1 2 3 रो है तो 1 2 3 कॉलम लिख दो,
4 5 6 रो है तो कॉलम में लिख दो 4 5 6, और 7 8 9 रो है तो आपको कॉलम में लिख देना है 7 8 9। तो ये क्या बन गया, आपका जो रो था वो कॉलम बन गया, रो था कॉलम बन गया, रो था कॉलम बन गया आपका ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे आपको सॉल्व करना है। कहां गया भाई एग्जांपल हमारा ये वाला, तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, इसका ए ट्रांसपोज निकालो और उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो, मतलब ए रेस टू टी का भी टी निकालो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए रेस टू टी, यानी ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका जो रो रहेगा वो कॉलम बन जाएगा। तो रो ये है 7 3 1, ये नीचे आ जाएगा 7 3 1, कॉलम बन गया ना। -2 -4 1, तो ये इस प्रकार लिख दोगे -2 -4 1, और 5 9 1 को कॉलम में लिख दोगे 5 9 1। ये बन गया आपका ए ट्रांसपोज। अब इसका भी ट्रांसपोज निकालना है, यानी ए ट्रांसपोज का भी क्या निकालना है आपको, ट्रांसपोज निकालना है। तो इसमें भी फिर से क्या हो जाएगा, रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो बन जाएगा। तो ये जो आपका रो था वो कॉलम बना दो 7 -2 5, ये रो था कॉलम बना दो 3 -4 9, और ये आपका क्या बना दो, कॉलम बना दो 1 1 1। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही क्वेश्चन बन जाता है जो हमें ओरिजिनल पूछा था। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो आपका ए ट्रांसपोज रहता है उसका भी जो ट्रांसपोज निकालोगे वो आपका ऑलरेडी ए ही होता है। यही आपका पढ़ना है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है वो निकाल देना है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, मतलब मुझे नहीं लगता अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएंगे तो आप लोगों को कोई घबराहट होगी यार, उल्टा दुआ करो ऐसे क्वेश्चन आएंगे फोकट के 1 या 2 मार्क्स का जो भी आएगा वो आपको मिलेगा। करेक्ट, क्लियर, समझ में आ रहा है? कंसेप्ट पे फोकस करो दोस्तों, यही चीज है जो आपको आगे लेके जाएगा। 12वीं हम लोग बोलते तो है यार चलो ठीक है हो जाता है, लेकिन 12वीं टफ है एज कंपेयर टू आप 10th 11th देखोगे बहुत ज्यादा टफ है। तो आपको पहले से कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया। अब आपका जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि भैया XYZ का इसमें वैल्यू निकालना है, जिसमें बोल रहा है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको पता ही है कि क्या होता है कि AIJ इज इक्वल टू -AJI होता है। मतलब जो आपके नंबर्स होते हैं कौन से वाले, ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले और ये वाले क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस प्रकार से आपको चीजें जो है वो फाइंड आउट करनी है। करेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस केस में, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। तो हम लोग निकालते हैं ट्रांसपोज। हम लोग को बस क्या बताना है कि भैया ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका XYZ का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू दिस, हम लोग मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो अगर मैं इस A का ट्रांसपोज निकालू, A रेस टू T निकालू, तो ये क्या बन जाएगा, रो बिकम कॉलम। तो ये आपका रो है 0 -5x और -5i और ये x नीचे आ गया। वैसे ये y02 था तो इधर आ जाएगा y02, ये हो जाएगा आपका 3/2 -√2 और ये आपका 0। ठीक है, ये क्या अपन निकाल दिया आपने, A रेस टू ट्रांसपोज निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हाँ रुको यार, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो गया पता है क्या, ये आपका ना 2 नहीं है, ये आपका Z है। देखो मेरा ना 2, मैं Z लिखता हूं ना, ये 2 जैसा दिखता है। मेरे को ऐसा थोड़ा सा डाउट आ रहा है। मेरा देखो लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, एक्चुअली चार्ज खत्म हो गया, कोई बात नहीं। ये हमारा Z है, ये जो है ये Z है, क्योंकि XYZ होना है ना, XYZ निकालना है। तो दिस इज द Z पार्ट। देखो मेरा Z 2 जैसा दिख रहा है, मैं भी 2 ऐसे ही बनाता हूं। ये Z है, तो आपका ये वाला जो आएगा ये आपके लिए क्या आएगा, Z आएगा, सॉरी हाँ Z आएगा, बराबर। XZ0 ना, XZ, ये आपका Z है। ठीक है, तो X है हमारे पास, Y है, Z है। ठीक है, यहां तक है, क्लियर है? ठीक है ना, XYZ है। ठीक है, क्लियर। चलो अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, जैसे कि मुझे बोल रखा है कि भैया ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मुझे पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AIJ इज इक्वल टू AJI होता है। इसका मतलब इन शॉर्ट कि जो मेरा A ट्रांसपोज जो होता है, या फिर हमारा जो नॉर्मली A जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, अगर मैं यहां पे आपको क्लियर कट बताने की कोशिश करूं इस केस के अनुसार, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो A होता है, मतलब मेरा मैट्रिक्स जो A है वो किसके बराबर होगा, हमारा -A ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसका मतलब A हो गया, AIJ मतलब मेरा मैट्रिक्स A, और इसका मतलब मैंने रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, मतलब IJ बन गया, JI बन गया, मतलब ट्रांसपोज, और वो भी माइनस में। तो A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। ठीक है ना, A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। तो A क्या है मेरे लिए, ये वाला है। तो यहां पे अगर आप लिखोगे इस चीज को, देखो ध्यान से, ये मेरा A है, तो A को लिखो वापस से, क्या है 0 -5i x, उसके नीचे y 0 z, और यहां पे 3/2 -√2 और 0। ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, A ट्रांसपोज के बराबर। तो ये A ट्रांसपोज है जिसमें माइनस आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो -A ट्रांसपोज तो -0 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका -y, ये हो जाएगा आपका -3/2।
ये आपका हो जाएगा 5i, ये हो जाएगा 0 और ये -√2 का बन जाएगा √2। ठीक है, और ये आपका x था तो ये बन जाएगा आपका लिए -x, ये आपका z बन जाएगा -z और 0 का 0 ही रहेगा। ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी यहां तक नहीं हुई होगी। ठीक है, ये जब क्लियर हो गया आप लोग का, ठीक है, ये आपका हो गया क्लियर। अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप इसको कंपेयर भी करो, अगर आप देखोगे तो इसको कंपेयर भी करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। आपको करना क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बस इक्वल करके देखते हैं बाय, देखो यहां पे ऑलमोस्ट हर चीज हमने ला दिया है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग सेम आ गया ना, मतलब ये एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ये एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स, दोनों को कंपेयर करता हूं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो यहां पे देखो ये 0 है, यहां पे भी 0 है, यहां पे -5i है, यहां पे y है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर -5i इज इक्वल टू, -5i की जगह पे क्या है, -y है, -y, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5i आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या निकाल लिया हमने, 5i निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद ये x के जगह पे देखो -3/2 है, तो x इज इक्वल टू, x के जगह पे क्या है, -3/2, तो x का वैल्यू डायरेक्ट आ गया -3/2। ठीक है, x का वैल्यू भी आ गया। ठीक है, अब बाकी छोड़ दो, z किधर है, हमको z से मतलब है, तो ये रहा z। अगर आप यहां पे भी देखोगे ये z है, तो z के जगह पे क्या है, √2 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, z इज इक्वल टू √2। z के जगह पे क्या है, √2 है, तो z इज इक्वल टू √2। तो इस प्रकार से हमने x y z तीनों वैल्यू, x का वैल्यू -3/2, z का वैल्यू √2 और y का वैल्यू 5i इस प्रकार से निकाल लिया। इसको क्रॉस चेक भी अगर आप करोगे तो x का वैल्यू -3/2 आ रहा है, y का वैल्यू 5i आ रहा है और z का वैल्यू आ रहा है √2, जो कि हमने परफेक्ट आंसर निकाला हुआ है। हमने इसको क्रॉस चेक भी कर लिया और इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों एग्जाम में। डेफिनेटली श्योर शॉट आपको ये क्वेश्चन या फिर इसके जैसा क्वेश्चन हो सकता है, एक्स वाई जेड की जगह पे एबीसी दिया हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको बस इस पे फोकस करना है कि भाई पूछा क्या है। आपको पूछा है कि भैया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब aij इज इक्वल टू -aj होता है, यानी कि a का वैल्यू होता है -a ट्रांसपोज के बराबर। तो सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका आपने a ट्रांसपोज निकाल लेना है। आपने a ट्रांसपोज निकाल लिया, a ट्रांसपोज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो और यहां पे इज इक्वल टू a के साथ लिख दो। अब दोनों सेम सेम मैट्रिक्स है, बस कंपेयर करना है, तो इसके जगह पे ये था वो लिख दिया, बस आपका आंसर आ गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करके। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को निकाल देने और आपका आराम से आंसर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है, मतलब मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आप लोग को हुई होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग द ट्रांसपोज स्टेट वेदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमको ये पहचानना है कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैंने एक ही एग्जांपल लिखा है, लेकिन हमको ये पहचानना है कि जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो एक ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो देखो फंडा क्या था हमारा, सिमेट्रिक कब होता है, जब aij इज इक्वल टू aj, मतलब अगर इफ a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज होगा, a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज होगा तो वो सिमेट्रिक बनता है। क्या बनेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। और अगर a इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज होगा तो वो बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपको बस याद रखना और कुछ नहीं। तो इसको चेक करेंगे हम लोग, और चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, a ट्रांसपोज का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ने मान लिया है कि लेट a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो हमारा a ट्रांसपोज निकालेंगे सबसे पहले। a ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम बिकम रो। तो ये आपका रो है, कॉलम बना दो, 1 2 और -5 है तो इसको 1 2 और -5 इस प्रकार लिख सकते हैं। 2 3 4 है तो इसको मैं 2 3 4 इस प्रकार लिख सकता हूं। -4 4 9 है तो -5 4 9 में इस प्रकार से लिख देता हूं। ठीक है, तो ये बन गया मेरा a ट्रांसपोज। ठीक है, क्या बन गया, a ट्रांसपोज। और अगर आप इसको इससे a से कंपेयर करोगे तो सेम ही आ रहा है, देखो 1 1 2 2 -5 5 2 2 -3 -3 4 4 -5 4 9। मतलब इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हैं कि हियर a जो है वो इक्वल है a ट्रांसपोज के बराबर, क्योंकि जो a है हमारा वो a ट्रांसपोज दोनों सेम है, तो a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है ये मैट्रिक्स, क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरीके से आपको जो भी मैट्रिक्स एग्जाम में दिया रहेगा उसका पहले ट्रांसपोज निकालो, और ट्रांसपोज निकालने के बाद ये चेक करो कि क्या वो सेम आ रहा है a के साथ। तो अगर वो ट्रांसपोज निकालने के बाद a के साथ सेम आ रहा है तो वो सिमेट्रिक है। और अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद भी सेम आ रहा है लेकिन बस साइन का फर्क है, यानी माइनस के साइन का फर्क है, तो समझ जाना कि वो एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ गया, तो बस यार दैट्स इट।
इसी के साथ ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस है जो भी है, इसको हमने डिटेल में आपको बता दिया कि भाई कौन से टाइप का मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो 50 मिनट लगातार आपके साथ हम इस वीडियो के अंदर बने थे। बस मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि जो वैल्यू हमने आपको प्रोवाइड की है मैं चाहता हूं कि आप अपने सभी दोस्तों को प्रोवाइड करें, ताकि वो लोग भी आके इस क्वालिटी एजुकेशन के साथ पढ़ाई कर सके और अपने 11th को मजबूत कर सके। 11th बहुत सारे बच्चे नेग्लेक्ट कर लेते हैं, बर्बाद हो जाता है 11th स्टैंडर्ड, लेकिन आपके पास ये मौका है कि हमारे चैनल से आके जेआर कॉलेज से आके आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर करो। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।